हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। मैं इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर लाया हूँ। मॉडल सेट 1 है, सेट 1। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, कल्पनादर्श यूटोपिया किसे कहते हैं। यहाँ पर यूटोपिया है, यानी कि यूटोपिया का मतलब क्या होता है। तो यूटोपिया का अर्थ एक ऐसे आदर्श समाज से है जिसका सच में होना असंभव है। यानी कि यूटोपिया का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा समाज जिसका है सो वास्तविक रूप से होना असंभव है। यूटोपिया का अर्थ कल्पनादर्श भी है। क्वेश्चन नंबर 2, सत्याग्रह का विचार से आप क्या समझते हैं। सत्याग्रह का विचार क्या होता है। तो उत्तर जो है इसका, सत्याग्रह के विचार का मतलब है सत्य को ही अपनी शक्ति बनाकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। यानी कि सत्य को है सो अपना ताकत बनाकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने को है सो सत्याग्रह कहते हैं। सत्याग्रह सत्य की शक्ति में विश्वास है। यानी कि सत्याग्रह का ये मतलब हो गया कि सत्य की शक्ति का है सो आग्रह किया गया है, यानी सत्य की शक्ति का है सो इसमें विश्वास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, किन्हीं दो राजनीतिक दलों का नाम बताएं। दो राजनीतिक दल, एक भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी और एक आम आदमी पार्टी है। इसमें है सो एक कांग्रेस भी हो जाएगा, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 4, किन्हीं दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम लिखें। दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 5, सड़क परिवहन के दो विशेषताएं लिखें। सड़क परिवहन का दो विशेषता क्या क्या होती है। तो इसकी जो पहली विशेषता है, सड़कों के लिए रेलवे की अपेक्षा पूंजी निवेश की आवश्यकता कम होती है। यानी कि सड़कों में जो है पूंजी वो कम लगाना पड़ता है, किसके अकॉर्डिंग, रेलवे के अकॉर्डिंग। दूसरा जो पॉइंट है, इनका निर्माण बहुत ऊंचे स्थानों या किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। यानी कि सड़क निर्माण का कार्य है या ऊंचे स्थानों पर भी किया जा सकता है या कोई भी स्थान पर है सो सड़क को बनाया जा सकता है, लेकिन रेलवे लाइन को बिछाने में तकलीफ होगी। क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। मुद्रा क्या है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय की क्रियाएं होती है, ठीक है। यानी कि दैनिक जीवन डेली का जो वर्क है इसमें क्रय विक्रय की क्रियाएं होती है। मुद्रा यानी कि वस्तु विनिमय का एक माध्यम भी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या कहलाती है। तो ऐसी कंपनियां जो विश्व के विभिन्न देशों में कारोबार स्थापित करती है उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहती है। यानी कि एक कंपनी ए है सो एक देश से अलावा दूसरे देश पर भी है सो उसका कंपनी रहता है, यानी कि उसका ऑफिस रहता है, तो उसको हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। यहाँ पर फिर है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप है, जिसमें से 5 क्वेश्चन बनाना है। 3 नंबर्स का है, 3 मार्क्स का 5 क्वेश्चन है बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए, ठीक है। यानी कि फ्रांसीसी लोग के बीच जो सामूहिक पहचान, अपने आप को समाज में लाने की जो पहचान है वो किस प्रकार है सो किया गया है, क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने, यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए। कौन कौन से कदम उठाए। पहला कदम ये उठाया गया कि फ्रांस के क्रांतिकारियों ने एक नया झंडा तैयार किया, यानी कि अपने लिए ऐसे एक राष्ट्र का एक झंडा तैयार किया। दूसरा है कि अलग अलग बोली जाने वाली भाषा को छोड़कर फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में चुना। यानी कि ऐसो यहाँ पर एक राष्ट्रभाषा को अपनाया गया, कौन से, फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में चुना गया। तीसरा जो पॉइंट है, एक ऐसा संविधान बनाया गया जिसमें सभी लोगों के लिए समान कानून बनाया गया। यानी कि संविधान जो बनाया गया उसमें ऐसो सभी को बराबर रखा गया। फोर्थ पॉइंट है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचारों प्रचार किया गया। जो है यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचार का प्रचार प्रसार किया गया। फिफ्थ पॉइंट है, देश के अंदर आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया। जो भी देश के सीमा रेखा के अंदर आयात निर्यात का शुल्क है उसको समाप्त कर दिया गया।
तथा नापतोल की एक नई समान व्यवस्था अपनाई गई। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया? तो जो पहुंच गया सूरत बंदरगाह, इसका क्या कारण था? तो उत्तर है, मशीनों का युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के सूती कपड़ों का दबदबा रहता था। जो मशीनों का युग था, उससे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थे, वहाँ पर सूती कपड़े का ज़्यादा मांग था। और कहाँ का सूती कपड़ा? भारत का सूती कपड़ा। उस समय सूरत के बंदरगाह का बड़ा ही बोलबाला था। और उस टाइम है सो सूरत बंदरगाह से बहुत ज़्यादा व्यापार किया जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा निर्यात होते थे। पर जब यूरोपियन कंपनियां अपना पैर पसारना शुरू किया तो सूरत के तट पर स्थित बंदरगाह का निर्यात कम होने लगा और वे हाशिए पर चले गए। और फिर जब यूरोपियन कंपनियां अपने पैर पसारना शुरू किया, यानी कि जो यूरोपीय कंपनियां अपने आप को बढ़ाना चाहिए, तो इस वजह से सूरत के जो तट पर स्थित बंदरगाह है वहाँ से निर्यात कम होने लगा और धीरे धीरे हाशिए पर चला गया। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभों को लिखिए। बहुउद्देशीय परियोजना से कौन कौन से लाभ होते हैं? तो इसके ऐसे निम्नलिखित लाभ है। पहला है कि बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा जो है सिंचाई के लिए जलापूर्ति, सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति होगी। तीसरा है कि विद्युत उत्पादन किया जाएगा। चौथा है पेयजल की उपलब्धता, पीने के पानी की उपलब्धता भी हो जाएगी। पांचवा पॉइंट है कि मछली पालन किया जा सकता है। छठा पॉइंट है कि मृदा अपरदन की रोकथाम, मृदा अपरदन कम होगा। सातवां पॉइंट है पर्यटन केंद्रों का निर्माण, इससे ऐसा पर्यटन केंद्र का भी निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का विवरण दें। पेय फसल चाय या कॉफ़ी कुछ भी हो सकता है। तो इसमें एक उदाहरण देना है, तो यहाँ पर हम चाय का उदाहरण लेते हैं। चाय की खेती प्रमुख रूप से असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल में की जाती है। तो चाय कहाँ कहाँ की जाती है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, इन 4 राज्यों में है सो चाय की खेती होती है। इसके लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित है। यहाँ पर जो चाय की खेती के लिए क्या क्या भौगोलिक परिस्थितियां चाहिए वो दिया हुआ है। तो इसकी कृषि हेतु लेटेराइट मिट्टी वाली ढालू भूमि उत्तम होती है, यानी कि चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी का जरूरत पड़ता है। और कहाँ पर? ढालू भूमि, ढलान वाले क्षेत्र में होता है। इसके लिए कुशल एवं सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है और इसके लिए और ट्रेनिंग लिया हुआ, यानी कि कुशल श्रमिक होना चाहिए और सस्ता श्रमिक की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होना चाहिए। चाय की खेती के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान होना चाहिए। और वर्षा जो होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए उपयुक्त है, यानी कि 150 सेंटीमीटर वर्षा से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा तक की ज़रूरत पड़ती है चाय की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, सत्ता की साझेदारी क्या है, इससे क्या क्या लाभ है? सत्ता की साझेदारी क्या होती है और इसका क्या क्या लाभ है? तो सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। सत्ता की साझेदारी में क्या होता है कि इसमें है जिसमें समाज का प्रत्येक समूह, जितने भी समूह हैं या समुदाय हैं, उन सभी का भागीदारी होता है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। सत्ता की साझेदारी के निम्नलिखित मुख्य लाभ हैं। इसका क्या क्या लाभ है? पहला लाभ है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है जिसके बिना प्रजातंत्र की कल्पना ही नहीं किया जा सकता। यानी कि सत्ता की साझेदारी ये जो होती है इससे लोकतंत्र अच्छे से चल पाता है और जिसके बिना प्रजातंत्र की कल्पना करना है सो कठिन हो जाता है। दूसरा जो लाभ है, जब देश सभी लोगों को देश की प्रशासनिक व्यवस्था में भागीदारी बनाया जाता है तो देश और भी मजबूत होता है। जब क्या होता है कि देश में सभी लोगों की भागीदारी होगी तो इससे देश और भी ज़्यादा मजबूत बनेगा। तीसरा लाभ है कि
जब बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के हितों को ध्यान में रखा जाता है और उनकी भावनाओं का आदर किया जाता है तो किसी भी प्रकार संघर्ष की संभावना समाप्त हो जाती है तथा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। जब क्या होता है कि देश में है सो भेदभाव कम होगा, जातियों के बीच भेदभाव कम होगा, तो इसमें क्या होगा कि है सो भावनाओं का आदर किया जाता है और किसी भी प्रकार संघर्ष की संभावना समाप्त हो जाती है, यानी कि लड़ाई झगड़ा कम होता है और देश है सो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर क्या होता है? तो इसमें है सो निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर है कि दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा हिस्सेदारी करने का नहीं होता, जबकि राजनीतिक दलों का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करके सरकार बनाना या विरोधी दल के रूप में सरकार पर नियंत्रित रखना होता है। दबाव समूह का जो लक्ष्य होता है सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा हिस्सेदारी करने का नहीं होता है, ठीक है। और जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल सरकार बनाती है और सरकार बनाती है तो ये प्रत्यक्ष नियंत्रण करती है और विरोधी दल के रूप में सरकार पर नियंत्रण होता है। दूसरा है सो अंतर है, राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है। जो राजनीतिक दल हैं उनको है सो चुनाव के टाइम जनता से वोट मांगना पड़ता है, जबकि दबाव समूहों को जनता के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। दबाव समूह जो होते हैं उसको जनता की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा जो है अंतर, दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते। जो दबाव समूह है राजनीतिक में सीधे रूप से भाग नहीं लेते, वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं, यानी कि जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टी है, उस पर है सो असर डालते हैं। और जबकि राजनीतिक दल सीधे राजनीति में भाग लेना चाहते हैं और जो राजनीतिक दल है वो सीधे सीधे है सो राजनीति में भाग लेते हैं। तो ये 3 अंतर हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाना के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दे। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है खाद्य उपलब्धता पर जो तकनीक का प्रभाव है उसको दर्शाने के लिए सो यहाँ पर 2 उदाहरण देना है। तो पहला उदाहरण जो हो जाएगा, यातायात और परिवहन साधनों में काफ़ी सुधार किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि यातायात और परिवहन साधन में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ। तेज चलने वाली रेलगाड़ियाँ बनाई गई और बोगियों का भार को भी कम किया गया, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाज़ारों में कम लागत पर ही आसानी से पहुंचा जा सके। दूसरा जो है उदाहरण वो है 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। यहाँ पर देख सकते थे कि अमेरिका से यूरोप को है सो मांस का निर्यात नहीं किया जाता था 1870 के दशक में। क्योंकि उस वक्त तक मांस का निर्यात करने के लिए उचित तकनीक नहीं था। अगर मांस का ऐसा निर्यात किया जाता तो वो खराब हो जाता था, जिसकी वजह से मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। लेकिन नई तकनीक के आने पर यह स्थिति बदल गई और जब नई तकनीक आई तो इससे स्थिति बदल गई। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन यानी कि फ्रिज को तकनीक स्थापित कर दी गई, यानी कि फ्रीज लगा दिया गया, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ें भी लंबी यात्रा पर ले जाया जा सकता था। फिर यहाँ से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर है, यानी कि इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 में से 3 क्वेश्चन बनाना रहेगा और वैसा 5 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बैंकों के क्रियाविधि का वर्णन करें। बैंक क्या क्या कार्य करती है, तो इसका है सो वर्णन करना है। तो बैंक के द्वारा प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य है कि जमा राशि को स्वीकार करना। जो राशि जमा की गई है उसको बैंक अपने वहाँ पर बैंक में जमा किया जाता है। बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने ग्राहकों से धनराशि को जमा लेना होता है। बैंक जो है वो क्या करती है, अपने ग्राहकों से धनराशि को जमा लेती है। दूसरा है बैंक का कार्य ऋण प्रदान करना। जमा राशि का एक निश्चित रकम नगद कोष में रखकर बाकी राशि को बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान किया जाता है। यानी कि ऐसा जो बैंक है वो क्या करती है, एक निश्चित रकम को
और अपने नगद कोष में रखती है और फिर है सो जो बच जाता है उसके अलावा तो वो फिर है सो ऋण प्रदान किया जाता है। तीसरा जो इसका कार्य है बैंक का सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। बैंकों के इस प्रकार के कार्यों के अंतर्गत एटीएम कार्ड तथा चेक की सुविधाएं प्रदान करना होता है। बैंक क्या करती है कि चेक की सुविधाएं, एटीएम कार्ड ये सब प्रदान किया जाता है। चौथा जो कार्य है बैंक का एजेंसी संबंधी कार्य। बैंक ग्राहकों को एजेंसी के रूप में सेवा प्रदान करता है। एजेंसी संबंधी कार्य भी ऐसा किया जाता है। बैंक क्या करती है, ग्राहकों को एजेंसी के रूप में सेवा प्रदान करती है। इसके अंतर्गत चेक, बिल, ड्राफ्ट आदि का संग्रह करना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है, व्याख्या करें। G77 से क्या समझते हैं। तो G77 जो है वो विश्व के 77 विकासशील देशों का एक समूह है। G77 यहाँ पर है, यानी कि 77 विकासशील देशों का समूह है जो अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के लिए संगठित हुआ। अपनी जो अर्थव्यवस्था है वो देश की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा तेजी से ऐसो बढ़ाने के लिए एक समूह बनाया गया। इनका उद्देश्य अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखना है। इसका उद्देश्य है कि अपने संसाधन जो है देश के उस पर नियंत्रण रखना, जिससे उन्हें आर्थिक विकास में सहायता मिल सके। कच्चे माल का सही दाम मिले और जो कच्चा माल है उसका ऐसा सही दाम मिले तथा अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए अच्छी पहुंच मिले और जो अपना तैयार सामान है तो उसको ऐसा विकसित देशों में बेचने के लिए बाजार का उपलब्ध भी कराना है। संयुक्त रूप में यह विकासशील देशों के हितों की बात रखने वाला सबसे G77 को ब्रिटेन वुड्स की संस्थानों की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है, जो यानी कि ये संयुक्त राष्ट्र में है सो विकासशील देशों के हित में काम करने वाला G77 को ब्रिटेन वुड्स की संतान की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि पश्चिम के विकसित राष्ट्रों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत और स्थायित्व प्रदान करने के लिए ब्रिटेन वुड्स व्यवस्थान का निर्माण किया था और इस व्यवस्थान का संचालन और एकाधिकार अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस जैसी बड़ी शक्तियों के हाथों में था। जब ये क्या है कि G77 जो है वो स्थापित हुआ तो इसमें है सो और इस व्यवस्था का जो संचालन करने का अधिकार था और एकाधिकार अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस जैसी बड़ी शक्तियों के हाथों में ही था। इससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। तो ये जो विकसित देश है उन विकसित देशों के एकाधिकार में था, जिससे विकासशील देशों के कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। अतः इस व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप इन 77 विकासशील देशों ने G77 का गठन किया। ये हो गया कि जो विकसित देश है वो लोग है सो अपना संगठन में है सो विकासशील देशों को लाभ नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से विकासशील देश अपने है सो एक ग्रुप बनाया, यानी कि संगठन बनाया और उसी को नाम दिया G77, जिसमें 77 है सो विकासशील देश थे शामिल। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में तृतीयक क्षेत्रक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। भारत में तृतीय क्षेत्रक क्यों महत्वपूर्ण हो गया, इसके बारे में बताना है, चर्चा करनी है। तो उत्तर हो जाएगा कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों में किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक में क्या होता है, प्राथमिक में है सो उत्पादन किया जाता है, द्वितीयक में विनिर्माण का कार्य होता है, जबकि तृतीयक क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता। तृतीयक क्षेत्र में कोई भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती है। तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है। जो तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां हैं, तृतीय क्षेत्र में जो गतिविधियां होती है वो जो गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। जैसे एग्जाम्पल में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में
उत्पादित वस्तुओं को ट्रकों और ट्रेनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना तथा बाजार में बेचना आदि तृतीयक क्षेत्रक के द्वारा किया जाता है। अगर क्या होता है कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक में जो वस्तु उत्पादन होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रेन की आवश्यकता पड़ती है, ट्रक की आवश्यकता पड़ती है, तो ये सब जो है वो सेवा किया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो तृतीयक क्षेत्रक के द्वारा किया जाता है। प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाओं में बैंकों, टेलीफोन, बीमा कंपनियों की आवश्यकता होती है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के उत्पादन को बढ़ाने के लिए या फिर ऐसे बेचने के लिए बैंक का जरूरी पड़ता है, टेलीफोन का ज़रूरत पड़ता है, बीमा कंपनियों का ज़रूरत पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं तृतीयक क्षेत्रक में आती है। ये सभी तृतीयक क्षेत्रकों के उदाहरण हैं। इस प्रकार तृतीयक क्षेत्रक सेवाएं प्रदान करता है जिनका उपयोग प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक की होती है। ये सभी तृतीयक क्षेत्रकों के उदाहरण हैं। इस प्रकार तृतीयक क्षेत्रक सेवाएं प्रदान करता है जिनका उपयोग प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक की क्रियाओं के विकास में किया जाता है। ओके, ये लाइन है सो रिपीट हो गया यहाँ से। तो जो भी है सो और तृतीयक क्षेत्रक सेवा क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर है सो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक को है सो विकास में तृतीयक क्षेत्रक मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इससे बचाव के उपाय को लिखें। मृदा अपरदन क्या है तो और इसका बचाव क्या होता है। तो मृदा के ऊपरी परत या हवा द्वारा बहाकर ले जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा की ऊपरी परत चाहे पानी के द्वारा बहे या हवा के द्वारा है सो बहे, तो इसी को है सो क्या कहते हैं कि मृदा अपरदन यानी कि मृदा का कटाव। तो इसके रोकथाम के लिए यहाँ पर उपाय दिया हुआ है। पहला उपाय दिया हुआ है कि वनों की चराई पर रोक लगाना, यानी कि ज़्यादा चारागाह है सो कम करना, चारागाह कम करना। दूसरा है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना। तीसरा है सीढ़ीदार खेती करना और चौथा है जल के बहाव को नियंत्रित करने के लिए बांध और बंद पट्टियों का निर्माण करना। तो इन सारे वजहों से क्या होता है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो ये जो सेट 1 का है सो 18 क्वेश्चन है। सेट 1 का 18 क्वेश्चन सब्जेक्टिव के हैं। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। वीडियो को एंड करते हैं यहीं तक। थैंक यू।